तुमसे मिलकर खुशी हुई श्री रोहित। रागिनी ने बताया होगा मैं लक्ष्मण हूँ, लक्ष्मण निरोला। उसने मेरा हाथ बदस्तूर अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ रखा था, जो किसी नाजुक तबाह फर्द के लिए अजियतनाक भी हो सकती थी। मैंने अपनी कलाइयों की ताकत अपने हाथ में बरकरार रखते हुए जवाब में शुस्ता अंग्रेजी में कहा, तुमसे मिलना मेरे लिए खुशी और इफ्तिखार का बायस है मिस्टर लक्ष्मण। रागिनी देवी से आपकी तारीफ सुनी है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात उभरे। उसने मेरा हाथ जकड़बंद से आजाद करते हुए सवालिया नजरों से रागिनी देवी की तरफ देखा। उसने हस्बे साबिक मोहब्बत और नाज भरे लहजे में भाई को मुखातिब किया। बोली, मैंने आपको बताया था ना लकी भैया, मैं सपोर्ट वुमेन इंडिया के लिए कोई लायक और काबिल एतमाद मैनेजर ढूंढ रही हूँ। आपको तो फुर्सत ही नहीं मिली। मेरी खुशकिस्मती कि मुझे रोहित की शक्ल में इंतहाई काबिल और भरोसे के लायक बंदा मिल गया। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि उसकी बात सुनकर लक्ष्मण कुछ चौंका है। फिर उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए अपनी बहन से कहा, ओहो मुबारक हो रागिनी, तुम्हारा मिस्टर रोहित शेखर से कैसे तारुफ हुआ? इसकी तालीमी काबिलियत और तजुर्बा यकीनन इसकी सिफारिश बना होगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल इस तरह से धड़का। मेरे अंदाजे गलत नहीं थे। ये शख्स किसी भी लम्हे मेरी चोरी पकड़कर मुझे बेनकाब कर देगा। मैंने बज़ाहिर पुरसुकून अंदाज में रागिनी देवी की तरफ देखा, लेकिन दर हकीकत तालीम और तजुर्बे का हवाला सुनकर मेरी सुट्टी गुम हो गई थी। लेकिन चूंकि सवाल रागिनी देवी से किया था, लिहाजा मैं सांस रोककर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। महज चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद रागिनी देवी ने एतमाद से भरपूर लहजे में कहना शुरू किया, भैया आप मेरी सूरत वाली सहेली रुकमनी को तो जानते हैं ना? लक्ष्मण ने कुछ सोचकर कहा, रुकमनी? सिल्क किंग रामदयाल जरीवाला की मिसेज, वही ना जो कई साल से सूरत में सपोर्ट वुमेन इंडिया की ब्रांच खोलने का कह रही है, लेकिन आज तक कुछ किया नहीं। रागिनी ने खुश होकर कहा, हाँ हाँ बिल्कुल वही। रोहित 12 साल से उसके शौहर के बिजनेस की पटना ब्रांच के एडमिन थे, लेकिन 2 माह पहले मिस्टर जरीवाला ने वो ब्रांच खत्म कर दी तो रोहित दिल्ली आ गया। रुकमनी रोहित जी की काबिलियत से वाकिफ है, उसने इसे मेरे पास भिजवा दिया। मैंने इंटरव्यू किया तो ये मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल फिट लगा। मैं जानता था कि बेनियाजी दिखाने के बावजूद लक्ष्मण अपनी बहन की जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज गौर से सुन रहा है, जबकि मेरी नजर उसके चेहरे के तासुरात पर जमी हुई थी। रागिनी ने जो कुछ कहा था वो सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वो खुद भी यकीनन अपने भाई की बाल की खाल निकालने की पेशेवराना आदत से बखूबी वाकिफ रही होगी, लिहाजा उसने मुझे शक व शुबे से हत्तुल इम्कान बालातर रखने के लिए बहुत उम्दा और मजबूत कहानी तराशी। जाहिर है ऐसा उसने यकीनन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर किया होगा। रागिनी की बात सुनकर लक्ष्मण ने जवाब में महज हुनकारा भरा। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने नरम लहजे में रागिनी को मुखातिब किया, बोला, तुम अपना काम मुनासिब समझती हो डियर सिस्टर। उम्मीद ही कर सकता हूँ कि रोहित तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा उतरे। बेस्ट ऑफ लक। ये कहकर उसने एक बार फिर मुझसे जोरदार मुसाफा किया और मुड़कर एक बार फिर बंगले की तरफ चल दिया। वो 8-10 कदम ही आगे गया होगा कि रागिनी ने एक बार फिर उसे पुकारा, भैया रोहित का दिल्ली में कोई मुनासिब ठिकाना नहीं है, ये सपोर्ट वुमेन के ऑफिस में ही कयाम करेगा, मुझे आपकी इजाजत चाहिए। ये सुनकर लक्ष्मण ठहर गया और फिर पलटकर हमारी तरफ देखा। मुझे लगा इस मर्तबा वो पहले से कहीं ज्यादा तवज्जो से मेरी शख्सियत का जायजा ले रहा है। कई लम्हे अपनी उकाबी नजरों से गोया मेरा एक्सरे करने के बाद उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ये कहकर वो एक बार फिर पलटकर बंगले के मरकजी दरवाजे की तरफ चल पड़ा। इस दौरान काफी देर से इस्तराब में डूबा रहने के बाद बिलाखिर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ऐन मुमकिन था कि वो अपनी बहन की तरफ से ठोस इत्मीनान दिलाने के बावजूद वो काइया शख्स मेरी छान फटक करवाता, लेकिन कम से कम पहली बाजी मेरे हक में अंजाम को पहुंची थी और उसका सेहरा बिलाशुबा रागिनी के सर जाता था। मैंने रागिनी के मुस्कान से चमकते चेहरे पर नजर डाली और एहसान मंदाना लहजे में कहा, मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे सपोर्ट किया, तुम बहुत मेहरबान खातून हो। रागिनी की मुस्कुराहट कह में बदल गई। बिलाखिर उसने हंसी पर काबू पाकर कहा, मुझे अपने भाई की शकी तबीयत का अच्छी तरह पता है। अगर मैं तुम्हारा असल तारुफ बताती तो वो आपको कुरेद कर जिंदगी अजीरन कर देता और ऐन मुमकिन है आपको मुस्तरद कर डालता। मैं एहतराम और अपनायत के मिले-जुले तासुरात के साथ कहा, तुमने चाहे किसी भी मकसद के तहत ये सब कुछ कहा हो, मुझ पर बहरहाल अपनी मेहरबानी का बोझ लाद दिया है। खुसूसन रिहाइश के बंदोबस्त ने मेरे कांधों का बोझ हल्का कर दिया है। उसने मुझे गौर से देखा। उसकी निगाहों में ऐसी कैफियत थी कि मेरी नजरें खुद ब खुद झुकती चली गईं। उसने मेरी कैफियत भांपते हुए शरारती लहजे में कहा, अब ये भी बता दो कि तुम कब ड्यूटी पर हाजिर होना चाहते हो और कब यहाँ मुंतकिल होने का इरादा रखते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे रहने सहने के इंतजामात भी करने हैं।
मैंने कहा मुझे बस एक दिन की मोहलत दे दें, रक्षा वापस करना है और घर जाकर 1-1.5 माह का खर्च देकर आना है। फिर मौजूदा ठिकाने से अपना मुख्तसर सामान समेटकर कल शाम हाजिर हो जाऊंगा। उसने नरम लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले राजीव को पक्का कर देना, आइंदा उससे रिश्तेदारी की बात इस घर में सुनाई न दे। मैंने कहा आप फिक्र न करें, मैं ख्याल रखूंगा। अगर इजाजत दें तो मैं अभी ये सब तैयारियां शुरू कर देता हूँ। रागिनी ने हंसते हुए कहा, रोहित, ये इजाजत विजाजत का नाटक लोगों के सामने करना, हमारा ताल्लुक मालिक और नौकर का नहीं। उसके लहजे में बला की अपनायत थी। मैं सिर्फ इतना कह सका, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा नसीब इतनी जल्दी पलट सकता है। तुम मेरी जिंदगी में वाकई देवी बनकर दाखिल हुई हो। मैं गुफ्तगू को उस रुख पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था, लिहाजा मैंने राजीव को बुलवाया और उसे ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए ससुराली संबंधी वाला मुकालमा हमेशा के लिए खत्म करने की ताकीद कर दी। वो जल्दी से बोला, रोहित भैया, वो सब नाटक भी तो हमने इस घर में तुम्हारी आमद पर एतराज खत्म करने के लिए रचाया था। अब वो काम पूरा हो गया तो ये नाटक भी खत्म। मैंने कहा, और उस गार्ड का मुंह कैसे बंद करोगे? ये कहते हुए मैंने गेट की तरफ आंख से इशारा किया। मेरी बात सुनकर उसने कहा लगाया और फिर खुद पर काबू पाते हुए कहा, भाई, इस घर में रागिनी मैडम का राज चलता है। आपने उसके दिल में जगह बना ली है तो फिर लक्ष्मण जी के सिवा कोई आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अब तो मैं भी संभल कर बात करूंगा तुमसे। फिर उसने राजदाराना लहजे में कहा, एक बात बताऊं रोहित भैया, रागिनी मैडम इतनी जल्दी किसी पर मेहरबान नहीं होती हैं। इसके पीछे एक राज है जिससे इस घर के नौकरों में से सिर्फ मैं वाकिफ हूँ। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। उसने गोया मेरे तजस्सुस का मजा लेते हुए कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, तुम जैसे समझदार बंदे के लिए भांपना मुश्किल नहीं है कि तुम रागिनी मैडम के दिल को भा गए हो, लेकिन इसकी वजह यह हरगिज नहीं है कि तुम कोई दिलीप कुमार या प्रदीप कुमार हो। दरअसल तुम्हारी शक्ल कुछ राकेश बाबू से मिलती है। मैंने हैरानी से पूछा, कौन राकेश बाबू? उसने मेरी हैरानी का मजा लेते हुए कहा, राकेश तिवाड़ी, रागिनी मैडम के कॉलेज के जमाने के दोस्त और मंगेतर, जिनकी याद में रागिनी मैडम ने आज तक शादी नहीं की और इनकी खातिर अपने लक्ष्मण बाबू भी कंवारे ही रह गए। मैंने जल्दी से पूछा, अगर राकेश और रागिनी मंगेतर थे तो उनकी आपस में शादी क्यों नहीं हुई? वो उसे छोड़कर चला गया। राजीव ने कुछ उदास होते हुए कहा, वो हमारी रागिनी मैडम को जानबूझकर छोड़कर नहीं गया, बस ऊपर वाले का बुलावा आ गया था। दरअसल वो मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौकीन था। अपने कॉलेज के साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर शिमला गए थे। वहां एक खाई में गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। मैंने कहा, ये तो बहुत दुखदायक बात है। मैं भी हैरान था कि इतनी हसीन नारी ने अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया। राजीव ने कहा, सब भाग्य के लेख हैं भाई। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, लक्ष्मण जी बस आवाज लगाने वाले होंगे। मैंने एहसानमंदी का इजहार करते हुए गर्मजोशी से मुसाफा किया और बंगले से निकल आया। मैं रुखसत होते हुए चौकीदार से हाथ मिलाना नहीं भूला था। मैं वहां से अपना ऑटो लेकर निकला और रात गहरी होने तक सवारियां उठाने के बाद अपने ठिकाने पर जाकर सो गया। अगली सुबह मैंने बाजार अपने भेस को पक्का करने के कुछ लवाजिम खरीदे और एक बार फिर सवारियां उठाने लगा। मेरी ख्वाहिश थी कि खां साहब को ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह करूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे मुलाकात के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करूं। मैं अब रात के वक्त उनके घर जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं रागिनी से शाम तक हाजिर होने का वादा कर चुका था, जबकि अब खां साहब को रास्ते में रोककर पैगाम पहुंचाना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि ड्राइवर की हैसियत से उनकी जासूसी के लिए तैनात अर्जुन अब मुझे रोहित की हैसियत से बखूबी पहचानता था। मैं इसी शशोपंज में था कि खां साहब की दफ्तर से घर वापसी का वक्त करीब आ गया। मैं कुछ सोचे समझे बगैर उनके दफ्तर की तरफ रवाना हो गया। मैंने काफी दूर रहते हुए खां साहब को गाड़ी में बैठकर रवाना होते देखा। ड्राइविंग सीट पर हस्बे मामूल अर्जुन ही था। मैं उनका पीछा करते हुए उनके बंगले तक गया और फिर ऑटो सीधा निकालता ले गया। मैं एक चाय खाने में रुककर कुछ देर तक खां साहब तक खुफिया पैगाम पहुंचाने की तरकीब सोचता रहा। काफी गौर फिक्र के बाद मेरे जहन में झमाका सा हुआ। मैंने अपने आप को सरजनिश किया, बिल्कुल सामने की तो बात है, इस तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। खां साहब के बंगले में धड़ल्ले से जाना मेरे लिए कोई मसला थोड़ी है। वहाँ अर्जुन मौजूद है जिससे मेरी अच्छी सलाम दुआ हो चुकी है और उसने मुझे किसी भी वक्त बेधड़क मिलने के लिए खां साहब के बंगले पर आने की दावत दे रखी है। मैंने ऑटो का रुख एक स्टेशनरी की दुकान की तरफ किया और एक कॉपी और पेंसिल खरीद कर एक पार्क में जा बैठा। मैंने खां साहब के नाम पैगाम में तफसीलन पूरी सूरत हाल से आगाह किया, मजीद कोई हिदायत या मशवरा तलब किया, फिर उस सफ़े को गेंद की शक्ल देकर अपनी जेब में डाल दिया।
चंद ही लम्हों के बाद मेरा ऑटो खान साहब के बंगले की तरफ जा रहा था। बंगले के सामने पहुंचकर मैंने ऑटो को एक तरफ खड़ा किया और नपे तुले कदमों से गेट की तरफ बढ़ा। मुझे गेट में बने छोटे दरवाजे में सिर्फ कुंडी लगी नजर आई, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करके गेट के सुतून पर नस्ब इत्तलाई घंटी का बटन दबाया और काफी देर तक दबाव बरकरार रखा। मुझे घंटी की आवाज घर के बाहर सुनाई थी। महज 2 सेकंड के वक्फे से मैंने एक बार फिर घंटी बजाई, लेकिन इस बार वक्फा मुख्तसर रखा। मेरी नजरें बंगले के टेरेस और अर्जुन की कोठरी दोनों की तरफ जमी हुई थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अर्जुन से पहले खान साहब टेरेस पर नमूदार हुए। उनके चेहरे पर नाराजगी के आसार नुमाया थे। इस दौरान मैं गेट की सलाखों के पास जा खड़ा हुआ था। उन्होंने गौर से गेट की तरफ देखा और फिर उनके चेहरे पर हैरत और उलझन के मिले जुले तासुरात दिखाई दिए। उन्होंने यकीनन मुझे पहचान लिया था। उनके कुछ कहने से पहले मैंने चीख कर कहा, राम राम सेठ जी, मैं आपके ड्राइवर अर्जुन का दोस्त हूँ, उससे मिलने आया हूँ। उन्हें सूरत हाल समझने में ज्यादा देर न लगी। उन्होंने मुझे गौर से घूर कर देखा और नाराजगी से कहा, मिलने आए हो तो उससे घंटी बजाने की तमीज भी सीख लो। बटन पर उंगली रख कर उठाने की आदत नहीं है क्या? फिर उन्होंने मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर आवाज़ बुलंद पुकारा, अर्जुन गेट पर जाओ, कोई तुमसे मिलने आया है। ये नारा बुलंद करके वो वहीं टेरिस में बिछी एक कुर्सी पर बैठ गए। कुछ ही देर में मुझे अर्जुन अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। मुझे पहचान कर उसके चेहरे पर खुशी के आसार उभरे। उसने जल्दी से छोटा दरवाजा खोला और मुझसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बोला, कैसे हो रोहित भाई, कैसे याद कर लिया? मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, यार इत्तेफाक की बात है कि इतनी जल्दी तुमसे मिलने के लिए आना पड़ा। एक जरूरी बात बतानी थी तुम्हें। अर्जुन ने हैरानी से मेरी शक्ल देखी और कहा, कौन सी बात भाई? मैंने कहा, भाई अंदर चलो या हम कहीं और चलते हैं। वो सड़क पर खड़े होकर सुनाने वाली बात नहीं है। अर्जुन ने मेरी बात सुनकर कनखियों से बंगले के टेरिस की तरफ देखा। खान साहब बदस्तूर वहां बिछी आराम कुर्सी पर बराजमान थे। उन्होंने हाथ में पकड़ी किताब पर नजरें जमा रखी थीं। ताहम मुझे यकीन था कि उनकी तवज्जो हम दोनों पर मरकूज है। वो यकीनन समझ चुके होंगे कि अर्जुन से मिलने की आड़ में दरअसल उनसे राब्ते के लिए अचानक बंगले पर आया हूँ। मैं इस दौरान उन्हें अपने हाथ में कागज की गेंद की शक्ल में मौजूद पैगाम की तरफ खुसूसी तौर पर मुतवज्जे करने का कोई मुनासिब मौका ढूंढ रहा था। इस दौरान में अर्जुन कुछ तजब्जुब के बाद एक फैसले पर पहुंच गया। उसने मुस्तहकम लहजे में कहा, हाँ रोहित भाई जरूर, और किसी दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है? मेरी कुटिया में पधारो, इसी बहाने मुझे तुम्हारी कुछ सेवा करने का मौका भी मिल जाएगा। अर्जुन के मुंह से अपने मतलब की बात सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। ताहम इस दौरान में अपने गोल पैगाम की तरफ खान साहब की तवज्जो मबजूल करवाने का तरीका मेरे जहन में आ चुका था। हम दोनों गेट के ऐन सामने आपस में बातें कर रहे थे। मैंने बज़ाहिर बेतवज्जुही से खान साहब की तरफ एक नजर देखा। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वो उसी तरफ देख रहे थे। मैंने बेनियाजी से मुड़कर अपनी पुश्त का रुख उनकी तरफ किया। अर्जुन मेरे बिल्कुल सामने था, चुनाचे उसकी नजरें ये देखने से कासिर रहीं कि मैंने अपनी पुश्त पर बांधे हुए हाथों की हथेलियां 2-3 बार एक साथ खोली और बंद की हैं। उसके बाद मैंने अपने दाएं हाथ की हथेली को फैलाकर कुछ देर खोले रखा। मुझे पूरा यकीन था कि खान साहब अगर तवज्जो से देख रहे होंगे तो उन्हें मेरी हथेली पर मौजूद कागज का गोला या गेंद बआसानी नजर आ गई होगी। इस दौरान में अर्जुन मुझे हाथ के इशारे से अपने साथ बंगले के अंदर चलने की दावत दे रहा था। मैंने अपने हाथ पर कागजी गेंद की नुमाइश बंद की और अस्बात में सर हिलाकर अर्जुन के पीछे पीछे गेट से अंदर दाखिल हो गया। हम दोनों बंगले के दालान के सामने से गुजरे। मैंने कई कदम आगे चलते अर्जुन पर नजर डाली। वो सामने की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था। मैंने मौका गनीमत जानते हुए हाथ को हल्की सी जुम्बिश देकर कागज का गोला बंगले के दाखिली दरवाजे की तरफ उछाल दिया, जो लुढ़कता हुआ ऐन दहलीज पर जा ठहरा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और अर्जुन के पीछे चलना जारी रखा। उसका कमरा वैसा ही था जैसा किसी तन्हा मुकीम मर्द का हो सकता है। मैंने वहां पड़ी एक कुर्सी संभाल ली और अर्जुन अपने बिस्तर पर बैठ गया। मैंने उसकी सवालिया नजरों के जवाब में खुशी और एहसानमंदी के मिले जुले जज्बात अपने लहजे में शामिल करते हुए कहा, अर्जुन भैया, मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करने और ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ कि लक्ष्मण जी की बहन श्रीमती रागिनी देवी ने मुझे अपनी महिला कल्याण संगठन में मैनेजर की नौकरी दे दी है। रहने का ठिकाना भी दे रही हैं और ये सब तुम्हारी कृपा से हुआ है, जिस पर मैं दिल से तुम्हारा आभारी हूँ। तुम ही मुझे वहाँ लेकर गए थे। अर्जुन को मेरी बात समझने में चंद लम्हे लगे। फिर उसने उठकर मुझे गले लगाया और गर्मजोशी से मुबारकबाद पेश की। अलबत्ता वो एक रक्षा ड्राइवर से इतने ऊंचे ओहदे पर मेरी छलांग से अचंभे में जरूर था। मैंने उसकी हैरत दूर करने के लिए कहा, भाई मुझे तुमको बताने का मौका नहीं मिला। मैंने साइंस के साथ ग्रेजुएशन कर रखी है और अंग्रेजी बोलने में भी रवा हूँ। बस मैडम मेरी इसी योग्यता और गुणों से प्रभावित हो गई और मुझे नौकरी दे दी। खुदा जाने वाकई या बनावटी तौर पर अर्जुन मेरी उस कामयाबी का सुनकर बहुत खुश
खुश दिखाई दिया। उसने गर्मजोशी से कहा, यार तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। वो श्रीमती तो किसी से सीधे मुंह बात करना अपनी शान के खिलाफ समझती है। फिर अचानक उसने अपने चेहरे पर तशवीश और तजस्सुस के तासुरात लाते हुए गोया राजदाराना लहजे में पूछा, लेकिन ये तो बताओ भैया, क्या उसने अपने बड़े भाई यानी लक्ष्मण जी से तुम्हारी भर्ती की आज्ञा ले ली है? इसलिए कि असल ऑर्डर तो उन्हीं का चलता है। मैंने बदस्तूर मसरूर लहजे में कहा, हाँ भाई, रागिनी देवी ने अपने लकी भैया से भी मेरा इंटरव्यू करवा दिया है और उन्होंने भी ओके दे दी है। पर बड़े कठिन और तीखे सवालों के जवाब हासिल करने के बाद अर्जुन ने इस बात में सर हिलाकर कहा, तो समझो तुमने बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली, वरना लक्ष्मण जी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। फिर उसने राजदाराना लहजे में कहा, अब तुम उनके नौकर बन ही गए हो तो तुम्हें वो बात बता दूं जो शायद तुम्हें पता नहीं है। वो तजस्सुस पैदा करने के लिए खामोश हुआ। मैंने अपने लहजे में भरपूर इश्तियाक भरते हुए कहा, कौन सी बात अर्जुन भैया, जल्दी से बता दो, मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। उसने अपना लहजा ड्रामाई बनाते हुए कहा, लक्ष्मण जी गुप्त विभाग के उच्च अधिकारी हैं, उनसे जरा सोच समझ कर बात करना। मैं खौफ और हैरत से भरपूर लहजे में लगभग चीख कर बोला, अरे बाप रे भाई, पहले क्यों नहीं बताया? परंतु ये बात सच है कि वो देखने में भी बहुत मुतासिर कुन लगते हैं। पहले पहल तो उन्होंने अपनी दबंग बातों और कड़ी पूछगिछ से मुझे दहला दिया था, फिर मेरी बात सुनकर नरम पड़ गए और मुझे स्वीकार कर लिया। मुझे लगा कि वो शायद अपनी असलियत के बारे में पोल खोलने वाला है, लेकिन उसने बात का रुख लक्ष्मण और रागिनी देवी की बाहमी गैर मामूली मोहब्बत की तरफ मोड़ दिया और खबरदार किया कि लक्ष्मण अपनी बहन और रागिनी देवी अपने भाई की कोई बुराई सुनना गवारा नहीं करती और ऐसी किसी कोशिश का नतीजा जलील करके नौकरी से निकाले जाने की सूरत में निकलता है। मैंने एहतियात बरतने का वादा करते हुए पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि मिठाई कब खानी है? अगर कहो तो हफ्ते को मिठाई का दोना दे जाऊं, घर ले जाकर भाभी और बच्चों का मुंह भी मीठा करवा देना। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया, बोला, यार तुम ऐसी ही बातों से तो दिल जीत लेते हो, परंतु अभी खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पहली पगार मिलने के बाद सोचेंगे कि किस तरह मौज मस्ती करनी है। मैंने उसकी ये सलाह मान ली। इस पर उसने कहा, चलो अब ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? मैंने हंसते हुए कहा, यार तुम तो ऐसे फरमाइश पूछ रहे हो जैसे ढाबे पर बैठे हो, इधर ऑर्डर किया और उधर मतलब की चीज हाजिर। वो भी जवाबन हंसा, बोला, नहीं यार, असल में मेरे पास यहाँ चाय कॉफी बनाने का अपना बंदोबस्त मौजूद है, अभी 10 मिनट में तैयार करके लाऊंगा। मैंने कहा, यार बना लेना चाय कॉफी, जो दिल चाहे, परंतु पहले बहन भाई की उस जोड़ी के बारे में कुछ और जानकारियां दो। मैं नहीं चाहता कि अनजाने में होने वाली किसी भूल चूक से इतनी अच्छी लगी लगाई साफ सुथरी नौकरी छूट जाए। हकीकत ये थी कि मैं उसकी कोठरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने के चक्कर में था, ताकि खान साहब को तसल्ली से मेरा पैगाम पढ़ने और समझने और फिर सोच समझकर तफसीली जवाब लिखने का मौका मिल जाए। लेकिन लक्ष्मण और रागिनी के बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी करना भी मेरे लिए बहुत अहम था। अर्जुन ने कुछ देर सोचकर अपने जहन में मालूमात तरतीब दी और फिर कहा, मैं तुम्हें लक्ष्मण जी के बारे में सबसे पहली और जरूरी बात तो बता चुका हूँ। वो बहुत बड़े ही नहीं, सच्ची मुच्ची बहुत बलवान सरकारी अधिकारी हैं और उनकी पहुंच नेहरू जी और उनके मंत्रियों तक है, इसलिए कि उनका ताल्लुक रियासत बड़ौदा के एक बहुत रईस घराने से है। इनके वालिद निरंजन जी महाराजा बड़ौदा के खजांची और इलाके के सबसे बड़े मंदिर के महापुजारी थे और इनका पूरे इलाके में बहुत नाम और इज्जत थी। वहाँ का कोई एमएलए इनके समर्थन के बगैर असेंबली में नहीं पहुँच सकता था। मैंने अर्जुन की बातें निहायत तवज्जो से सुनी और खुद को मरूब जाहिर करने की हर मुमकिन कोशिश की। वो अपनी बातों का भरपूर असर देखकर मजीद बताने लगा। बोला, ये दोनों बहन भाई धर्म कर्म में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, फिर भी इनका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। लक्ष्मण जी ने एक बार बताया था कि वो 4 साल बाद रिटायर होकर अपने इलाके में जाएंगे और एमएलए का चुनाव लड़ेंगे। वहाँ कोई इनके मुकाबले में खड़े होने की जरूरत नहीं करेगा और ये सभा में पहुंच जाएंगे। मैंने कहा, इसका मतलब है कि वो मेरे अंदाजों से कहीं ज्यादा बड़े आदमी हैं। ठीक है, मैं फूंक फूंक कर कदम धरूंगा। अर्जुन ने कहा, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों बहन भाई गुस्से के भी तेज हैं। कोई ऊंच नीच हो गई तो सजा भी सख्त मिलेगी, परंतु अगर तुम सच्ची मुच्ची उनकी निगाह में चढ़ गए तो रातों रात दुनिया भी बदल सकती है। मैंने उसके मशवरों पर तवज्जो देने का पक्का वादा किया। वो मुझसे इजाजत लेकर साथ वाले किसी कमरे में चाय बनाने चला गया। लगभग 10 मिनट के बाद उसकी वापसी हुई। चाय तो खैर उसने बस यूं ही सी बनाई थी, लेकिन इसी बहाने मुझे वहाँ काफी देर ठहरने का मौका जरूर मिल गया।